नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक समतल में गति, जिसमें हमने प्रक्षेप गति के बारे में मुख्यतः बताया था और भी चीज़ें बताई थी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग हटके है। ये भी एक समतल में गति का उदाहरण है जिसमें केवल दो ही चीज़ें बदलती हैं, या तो एक्स और वाई बदलेगा, या वाई और जेड बदलेगा, या जेड और एक्स बदलेगा। वो गति है हमारी वृत्तीय गति। अगर हम इस तरह से घुमाते हैं किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में, तो हमारा एक्स वाई को बदलेगा। अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो वाई जेड बदलेगा, और अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो एक्स जेड बदलेगा। मतलब दो राशियां बदलेंगी, जैसे कि प्रक्षेप गति में भी हो रही थी, केवल दो राशियां बदल रही थी। तो ये द्विविमीय गति का एक उदाहरण है, या एक ये समतल गति में आता है। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वृत्तीय पथ क्या होता है। देखिए, कोई पिंड इस तरह से गति करे कि वह एक निश्चित बिंदु से हमेशा दूरी बराबर बनाए रखे। ये दूरी नियत बनाए रखे। ये तो इसका जो पथ होगा वो एक वृत्तीय पथ होगा, और इस वृत्तीय पथ का जो ये होगा केंद्र होगा, और इस की ये जो दूरी होगी वो होगी त्रिज्या। यही कुछ परिभाषा हमारा वृत्त का है। वृत्त में क्या होता है, कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि वह हमेशा एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी बनाए रखे। इस तरह से उसका जो पथ होता है, उस बिंदु का पथ एक वृत्त होता है। तो उसी तरह की गति के बारे में हमें पढ़ना है। कोई कण या कोई पिंड इस तरह से उसका जो पथ है वो वृत्ताकार मार्ग है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखिए, वृत्तीय गति दो तरह की होती है। एक तो होती है एक समान वृत्तीय गति, और एक होती है असमान वृत्तीय गति। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक समान वृत्तीय गति में। एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है उसकी चाल नियत रहनी चाहिए। ये देखिए, यहां पे इस तरह से ले लीजिए। ये देखिए, यहां पर जो चाल हो, 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 इस तरह से। ये मान लीजिए B1 है, ये B2 है, ये B3 है, और ये B4 है। ये वेग है। वेग तो असमान होगा। क्यों असमान होंगे? क्योंकि इनकी दिशा बदल रही है, लेकिन इनके परिमाण बराबर होंगे। परिमाण हर स्थिति में बराबर होंगे। B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 बराबर B। वेग बराबर होंगे, लेकिन इनके वेग के परिमाण बराबर होंगे, अर्थात चाल बराबर होगी। और इस तरह की गति के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक तो चीज होगी वृत्तीय गति क्या होती है, ये हमने आपको बता दिया। अब आता है, इसमें एक आता है कोणीय विस्थापन। इसका मतलब समझिए, कोणीय विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन का मतलब ये होता है, कोई मार्ग, कोई कण या वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है इस तरह से। प्रारंभिक स्थिति में पिंड वस्तु यहां थी, ये प्रारंभिक स्थिति है, और कुछ समय बाद पिंड यहां पहुंची B1। ये प्रारंभ में, ये अंत में। ठीक है, तो इसके कोण, यहां पर जो कोण अंतरित होगा इसको हम कहेंगे कोणीय। ठीक है।
तो किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे पिंड या वस्तु का जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसको हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। इसका मात्रक रेडियन होता है, ये रेडियन में नापा जाता है, रेडियन। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो ये कोणीय विस्थापन जो इसका होगा वो 2 पाई रेडियन होगा। अब बात आती है, इसका विमा तो कुछ होती नहीं, विमाहीन राशि है, लेकिन ये एक सदिश राशि है। अगर इसका चक्रण यूं होगा, यूं, तो इसके तल के लंबवत होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर इसका चक्रण कैसा हो, डेल्टा थीटा कैसा हो, डेल्टा थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से सुई घूमती उसके विपरीत में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और अगर ये इसकी दिशा, अगर ये चक्रण क्लॉकवाइज है, तो दिशा जो होगी तल के लंबवत अंदर की ओर, दिशा तल की लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये स्क्रू के नियम से भी, जैसे स्क्रू करते हैं, जब हम इसको यूं करते हैं तो अंदर जाता है, यूं करते हैं तो वो बाहर आता है, उससे हम पता लगाते हैं। इसी तरह से हम ये भी हम देख सकते हैं कि ये अगर इसकी त्रिज्या r है तो रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में हम अंतर निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। ये है डेल्टा एस। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा थीटा बराबर जो होगा वो होगा डेल्टा एस अपॉन आर, ये चाप बटे त्रिज्या। तो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो आर इंटू डेल्टा थीटा। ये हो गया रेखीय विस्थापन। या अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, ये इस केस में है जब डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, उस स्थिति में रेखीय विस्थापन बराबर आर इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अब इसी तरह से आता है, अगला आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग जैसे हमारा रेखीय वेग होता है, उसी तरह से हम लेते हैं कोणीय वेग। रेखीय वेग क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, रेखीय वेग परिवर्तन की दर को हम रेखीय वेग कहते हैं। उसी तरह से कोणीय वेग होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर ये हमारा डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दोनों बहुत छोटे हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मात्रक जो होगा वो होगा रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए यहां से अगर हम एक पूरा चक्कर ले लें, पूरा चक्कर, पूरे चक्र के लिए क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा टी, इसका परिक्रमा का ये हो जाएगा टी। एक ये सूत्र मिल गया, एक ये सूत्र मिल गया। या टी क्या है, आवर्त काल कहिए या परिक्रमण काल कहिए, आवर्त काल
या परिक्रमण काल। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो और 1/t को हम कह सकते हैं n, आवृत्ति। तो सूत्र हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2πn, ये सूत्र हो गया। तो इस तरह से ये हमारे कोणीय वेग से संबंधित सूत्र हैं। अब बात आती है इसमें संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, ये जान लीजिए। ये संबंध ओमेगा बराबर हमने लिखा था ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और अभी हमने डेल्टा थीटा को हमने लिखा था डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो इसको हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, और ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर, और ओमेगा इक्वल टू ये हो गया बी अपॉन आर, और वी इक्वल टू आर। और ये कहिए रेखीय वेग बराबर आर इंटू कोणीय वेग। रेखीय वेग बराबर आर इंटू कोणीय वेग। तो ये हमारा एक संबंध हो गया रेखीय वेग में। इसी तरह से कोणीय त्वरण, हालांकि हमें यहाँ पे कोणीय त्वरण के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, कोणीय त्वरण के बारे में हम घूर्णन गति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे रेखीय त्वरण होता है, रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण बराबर इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। मात्रक इसका जो होगा वो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और इसका विमीय सूत्र होगा वो T-2। और कोणीय वेग का विमीय सूत्र हम बता देते हैं। कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होगा, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होगा वो होगा T-1। अब ये तो हमारा हो गया। अब बात आती है कि रेखीय वेग और इसमें क्या संबंध होता है। अभी हमने पढ़ा था सूत्र V इक्वल टू आर ओमेगा। तो डेल्टा V इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा। ये भी सदिश राशि है, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया रेखीय A इंटू आर इंटू अल्फा, या ये कहिए रेखीय त्वरण बराबर आर इंटू कोणीय त्वरण।
रेखीय त्वरण बराबर r इंटू कोणीय त्वरण। तो देखिए इसमें हमने कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा कोणीय त्वरण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दृढ़ पिंडों के बारे में जब बताएंगे, दृढ़ पिंडों की गुणनबत्ती को बताएंगे, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इसमें एक चीज है, हमें एक अलग तरह की त्वरण पढ़नी है जिसको कहते हैं अवकेंद्रीय त्वरण। एक समान वृत्तीय गति में अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होती है और असमान वृत्तीय गति में एक त्वरण और उत्पन्न होती है अवकेंद्रीय त्वरण के साथ साथ स्पर्श रेखीय त्वरण। उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अवकेंद्रीय त्वरण। तो देखिए अवकेंद्रीय त्वरण कैसे उत्पन्न होती है। अवकेंद्रीय त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको यादृच्छिक त्वरण भी बोलते हैं। अवकेंद्रीय त्वरण क्यों बोलते हैं अभी आपको बताएंगे। ये इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। त्रिज्य त्वरण क्यों बोलते हैं कि उसकी दिशा हमेशा त्रिज्या के अनुदिश होती है, तो इस वजह से कहते हैं। देखिए कोई पिंड है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, उसकी गति वृत्तीय है इस तरह से। किसी क्षण वो यहां पे P1, इसका वेग यहां पे V1 है और कुछ समय बाद वो यहां पे आ जाता है V2, P से Q पर, और इसका जो कोणीय विस्थापन है वो डेल्टा थीटा है, त्रिज्या R, और ये अब यहां पे है क्या, V1 और बराबर V2 बराबर V। इनकी चाल नियत है क्योंकि एक समान वृत्तीय गति हो रही है। अब इसमें से हम वेग परिवर्तन निकालें। ये हमारा वेग V2 है, V2 माइनस ये V1 है, इनकी लंबाइयां समान होंगी क्योंकि परिमाण समान है। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे V2 माइनस प्लस B1 माइनस B। ये स्थिति होगी V2 और ये माइनस B1, और ये होगा डेल्टा, और ये होगा थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा ही ले लेते हैं, इसको डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा डेल्टा V का परिमाण अपॉन V का परिमाण। तो ये हो गया डेल्टा V अपॉन V डेल्टा थीटा। अच्छा अब यहां से देखिए, ये समीकरण पहला हो गया। यहां से देखिए, यहां से डेल्टा थीटा क्या होगा, अगर ये डेल्टा S है तो यहां से डेल्टा थीटा होगा डेल्टा S अपॉन R। समीकरण से भाग दे दीजिए इनका इस विषय में, तो एक सॉरी बराबर कर दीजिए, तो डेल्टा S अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा टी का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T इंटू 1 अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इंटू 1 अपॉन V। तो ये V हो गया, V अपॉन R इक्वल टू A इंटू 1 अपॉन, तो A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन। ये होगी हमारी
अवकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर रहेगी। हर यहाँ पे भी, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे भी हमेशा केंद्र की तरफ होगी, इसको हम बोलेंगे अवकेंद्रीय त्वरण। तो ये हमारा पहला व्यंजक निकला है। v को हम r ओमेगा के बराबर भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा। तो a इज इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा को हम 2πn लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2πn होल स्क्वायर r, और n को हम ये भी लिख सकते हैं 2π/t स्क्वायर इंटू r। तो इस तरह से ये सूत्र हमारा निकल गया है अवकेंद्रीय त्वरण के लिए। ये अवकेंद्रीय त्वरण हो गया, या इसको त्रिज्य त्वरण कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए अवकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी लगातार दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, और वेग बदलने के कारण अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है, और अवकेंद्रीय जब त्वरण उत्पन्न होगा तो अवकेंद्रीय बल भी उत्पन्न होगा। अवकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, ये क्या होगा? ये होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए होगा अवकेंद्रीय त्वरण। तो F इज इक्वल टू m b स्क्वायर अपॉन हाफ m ओमेगा स्क्वायर r बराबर m 2πn स्क्वायर r m 2π/t ये सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? ये हो गया अवकेंद्रीय बल का। इसकी भी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, जिधर त्वरण होगा उधर ही हमारा अवकेंद्रीय बल लगेगा। धन्यवाद। और मैं अगले उसमें आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद हम आएंगे असमान गति के बारे में। धन्यवाद।